वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे नदी तंत्र के बारे में, बट उससे पहले हम पढ़ चुके हैं अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं और इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो फिर देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नदी तंत्र के बारे में। उससे पहले आपको पता होना चाहिए नदी क्या है। ठीक, देखिए, बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहते हैं। बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहते हैं। और ये कितनी तरह की होती है? भारत में 4 तरह की नदियां होती है। कौन कौन सी? एक तो हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, तटवर्ती नदियां और द्रोणी क्षेत्र की नदियां। ठीक है, आपके एग्जाम में 2 नदियों के बारे में ही पूछा जाएगा, एक तो हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। सो आइए देख लेते हैं। देखिए, हिमालय की नदियां का मतलब क्या होगा? जो हिमालय से निकलती हैं। सही। अब देखो, हिमालय रेंज हमारे यहाँ की साइड है। ठीक, हिमालय रेंज यहाँ की साइड है, तो हिमालय यहाँ से फैला हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा? चेमयांगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत या चीन में। तो यहाँ से जैसे नदियां निकलेंगी तो हिमालय से रेंज से जा रही हैं। ठीक, तो ग्लेशियर से निकल रही हैं। और दूसरा क्या है आपका? ये पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब देखिए, प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी होगी? जो दक्षिण भारत से निकलेंगी, जो दक्षिण भारत से निकलेंगी, जैसे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा, ये यहाँ से यहाँ जितनी भी नदियां निकलेंगी, ताप्ती, लूनी, ये सारी की सारी नदियां कौन सी होंगी? दक्षिण भारत की नदियां, यानी कि ये प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक, ये हिमालय की नदियां हैं। ठीक है, जो यहाँ से निकलेगी हिमालय की नदियां। दूसरा है तटवर्ती नदियां। तीसरा क्या है? तटवर्ती नदियां। तो तटवर्ती की नदियां का मतलब क्या होता है? देखिए, ये कौन सा एरिया है? कोस्टल एरिया, तट वाला एरिया ना, तटीय क्षेत्र है। तो बस इन तटीय क्षेत्रों से कुछ छोटी छोटी नदियां निकलती हैं जो कि विलुप्त हो जाती हैं, बहुत कम लंबाई की होती है, विलुप्त हो जाती है। उन्हीं नदियों को क्या बोलते हैं? तटवर्ती नदियां। इन नदियों को ही क्या बोलते हैं? तटवर्ती नदियां। तीसरा क्या है? द्रोणी क्षेत्र की नदियां। कौन सा? द्रोणी क्षेत्र की नदियां। अब देखिए, द्रोणी क्षेत्र की नदियां अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती हैं, यानी कि इनका सोर्स और ओरिजिन जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक, छोटी सी होती है, कोई नाले से निकलने वाली, ठीक है, नालों से बहने वाली। तो ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? द्रोणी क्षेत्र की नदियां। तो इनके बारे में ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये 2 आएंगी। बट फिर भी अगर आपसे कोई टाइप पूछे तो आपको क्या बताने हैं? 4 होती है। सही है, चलिए आइए अब देख लेते हैं जरा इनके डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, जो नदियां हिमालय से निकलती है उनका स्रोत क्या होता है? ग्लेशियर। उनका स्रोत क्या होता है? ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर से वो, जैसे ग्लेशियर पिघलेगा वैसे हिमालय वो नदी बनेगी। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? हिमनद। ध्यान रखिए, हिमनद ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका? सदाबहार या बारहमासी, यानी कि ये क्या होती हैं? बारहमासी होती हैं, साल भर बहती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वर्षा का मौसम नहीं है तो ये कम बहेंगी। तो देखो, स्रोत क्या होता है? प्रायद्वीपीय नदियां। दूसरी नदियां कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदियां। इनका स्रोत क्या होता है? इनका स्रोत होता है पहाड़ी क्षेत्र। इनका स्रोत क्या होता है? पहाड़ी या फिर वर्षा का पानी। ठीक, अब इसमें अगला क्या था? बारहमासी होती है, लेकिन ये मौसम के हिसाब से चलती हैं भाई। ठीक है, यानी कि जब ज्यादा नदियां, ज्यादा मतलब मौसम अच्छा होगा या फिर ज्यादा वर्षा का मौसम होगा तो क्या होगा? मौसमी नदियां होंगी ये। ठीक है, यानी कि सीजनल रिवर्स बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों को। तीसरा क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का इसमें ये यूज करते हैं। देखिए, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? जो ज्यादातर पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन पूर्व की तरफ रहती है। या फिर अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? नदी का अपवाह तंत्र कहां कहां तक फैला हुआ है, कहां की साइड नदी बह रही है, तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का अनुसरण करती है। तीसरा क्या है? अनुवर्ती अपवाह तंत्र का, यानी कि ये जब पूर्ववर्ती करती है तो ये उल्टा करती है अनुवर्ती। ठीक, अनुवर्ती आपको पता होगा, ये सारी की सारी नदियां कहां जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक, दूसरा अभी बताऊंगा, मैदान ज्यादा बनाती है। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है? मैदान ज्यादा बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर मैदान कैसे बना सकती है नदी? देखिए, अगर बहुत सारा पानी है एक साथ जाएगा तो अपने साथ मिट्टी भी ले जाएगा, बहुत सारी मिट्टी ले जाएगा, और वो मिट्टी जहां नदी का पानी कम होगा वहां वो मिट्टी नहीं ले जा पाएगा। जब नदी का पानी कम हो जाएगा तो उससे आगे कहां ले जा पाएगा? देखो खींच के, तो पानी पानी निकल जाएगा और वो मैदान की तरह उसको, मिट्टी को फैला देगा, यानी कि मैदान बना दिया। तो ऐसी नदियां मैदान ज्यादा बनाती हैं और ये कम बनाती हैं। मैदान ज्यादा और कम बनाने का मतलब समझ में आया? ठीक है भाई, मैदान कम ही बनाएंगी ना, ये जब मौसम के हिसाब से चलती हैं तो कम ही बनाएंगी। ये तो 12 मासी होती है, हमेशा चलती रहती है 12 महीने। ठीक, इनके उदाहरण में क्या है आपने देखा? इनके उदाहरण में है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ज्यादातर जो मेन नदियां हैं इनकी वो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और इन नदियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अगला क्या है? इसका उदाहरण क्या है? देखिए, इसका उदाहरण है ताप्ती, लूनी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, पेरियार। ठीक है, पेरियार नदी के बारे में आप जानते हो ना, केरल की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी। केरल की सबसे बड़ी और लंबी नदी, सबसे बड़ी और लंबी।
ठीक, सब केरल की सबसे बड़ी और लंबी। तो एक नदी के बारे में इसमें कंफ्यूजन रहता है, पेरियार नदी और भारतपुक्षा नदी। ठीक है, तो देखिए दोनों नदी भारतपुक्षा और पेरियार दोनों नदी क्या है, केरल की है। ठीक है, और दोनों ही अच्छी खासी बड़ी है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो पेरियार नदी है ये बड़ी है भाई 250 किलोमीटर की है, और भारतपुक्षा है ये वाली कितने की है, 244 किलोमीटर। सही है, नहीं ये वाली होगी 244 किलोमीटर। ठीक है भाई, 244 किलोमीटर, और ये होगी 250 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाली बड़ी है, ये वाली तो 244 किलोमीटर है। बट एक बात ध्यान रखना कि ये भारत में सिर्फ 209, यानी कि केरल में सिर्फ 209 किलोमीटर बहती है, और ये केरल में 249 किलोमीटर बहती है। इस वजह से पेरियार सही उत्तर होगा, और ऑप्शन ए पे आपको भारतपुक्षा नदी मिलेगा, और कई किताबों में भारतपुक्षा नदी लिखा हुआ भी है। तो आपको वो टिक नहीं करना है, आपको पेरियार नदी टिक करना है, भारत की सबसे बड़ी नदी, सॉरी केरल की सबसे लंबी और बड़ी नदी। लेकिन पूछे केरल की सबसे लंबी और दूसरी बड़ी नदी, ठीक है, सबसे लंबी दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, भारतपुक्षा नदी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए मांडोवी नदी को मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में कि गोवा किस नदी के किनारे है, तो उत्तर क्या है, मांडोवी नदी। सही है। अब देखो ये जो उदाहरण है ये दो तरह की नदियां हैं ये, ठीक, कौन कौन सी, एक तो नदियां वो हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, दूसरी नदियां कौन सी हैं, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दामोदर नदी, और अरब सागर में गिरने वाली ताप्ती, लूनी, नर्मदा, माही, साबरमती और मांडोवी नदी। अब एक बात देखिए, इधर देखिए मैप से, आइए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर क्या है, अरब सागर, यहाँ पर क्या है, अरब सागर। तो जो नदियां इसमें गिरेंगी वो है ये वाली, ठीक, और जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी वो गिरेंगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ से चलकर यहाँ गिरेंगी, कुछ नदियां यहाँ से चलकर यहाँ गिरेंगी, तो जो यहाँ गिरेंगी वो ये वाली नदियां हैं, और जो अरब सागर में गिरेंगी वो ये वाली नदियां। ठीक, बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। चलें फिर आगे। तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको यहाँ पे जो लोग मेरे साथ साथ नहीं लिख रहे हैं वो बाद में लिख सके, है ना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई हम अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, जब पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी उनके स्क्रीनशॉट्स को यूज करके लिखेंगे, बाद में पता चलेगा ये एरो कहाँ लगाया था सर ने, क्यों लगाया था, कुछ नहीं पता। ठीक, तो देखिए अब मैं इसको इरेज करता हूं और हम पढ़ते हैं अगला कंसेप्ट। अब नदियों में देखिए कुछ बेसिक टर्म्स भी होते हैं, नदियों में बेसिक टर्म्स भी होते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जैसे आपका सहायक नदियां, है ना, उप सहायक नदियां, डेल्टा, है ना, ऐसी चीजें होती हैं। तो ये वाली चीजों के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक, ठीक है भाई, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली कौन सी आप लिखिए, सबसे पहला लिखिए सहायक नदियां क्या होती है, सहायक नदियां क्या होती हैं। देखो पहली टर्म से कौन सी, सहायक नदियों के बारे में। देखिए सहायक नदियां का मतलब समझ में आ रहा है, जैसा नाम से क्लियर है इसका, जो सहायता करेगी या सहायक होगी। जैसे अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मेरे साथ जो करेगा वो मेरा क्या होगा, सहायता करने वाला। ऐसे ही नदियां भी होती हैं, जो लंबी नदियां होती हैं वो, उनमें लंबी नदियां हैं जो समुद्र में गिरने से पहले उनमें कोई सी जो दूसरी नदियां होती है वो आकर मिल जाती है, वही कहलाती है सहायक नदियां। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। देखिए ये एक नदी थी, ठीक है, ये एक नदी है, अब ये नदी ए है, ठीक, इसमें कोई दूसरी नदी आई और इसमें गिर गई, और ये नदी बी है, ठीक है, यानी कि ये नदी तो देखो मेन नदी है, ठीक, ये छोटी नदी है, ठीक है, एक नदी आई यहाँ से सी नदी और वो इसमें गिर गई। तो जो ऐसी नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं वही होती है सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियां। अब एक टर्म और देख लो, कौन सी, उप सहायक नदी, उप सहायक नदी। देखो उप सहायक नदी में क्या होता है, देखो उप सहायक नदी में क्या होगा, जैसे भाई ये नदी थी, ठीक, अब ऐसा थोड़ी है कि ये नदी इसकी सहायक नदी है तो इसकी सहायक नदी कोई सी नहीं होगी। मान लो कि एक नदी ये थी डी, जो कि किस में आके मिल गई, सी में, और एक नदी थी ई जो कि किस में आके मिल गई, बी में, ठीक है। एक नदी डी थी जो सी में आके मिल गई, एक नदी ई थी जो बी में आके मिल गई।
लेकिन उससे पहले क्या हो रखा था कि बी ए में मिल रखी थी और सी ए में मिल रखी थी। ठीक, तो ए के लिए तो ये दोनों क्या हो गई, सहायक नदियां, बस ये दोनों बी और सी। यानी कि ए के लिए जो सहायक नदियां होंगी, ए के लिए जो सहायक नदियां होंगी बी और सी होंगी, ए के लिए सहायक नदियां बी और सी होंगी। लेकिन ए के लिए ही मैं उप सहायक नदियों की बात करूं, ए के लिए ही मैं उप सहायक नदियों की बात करूं तो क्या होगी, डी और ई, क्योंकि ये इसकी सहायक है लेकिन इसकी उप सहायक है। भाई अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये दोनों नदियां इसमें आकर मिलेंगी, तो इस वजह से क्या बोलेंगे हम, जो ई थी और डी थी ये उप सहायक थी, ये उप सहायक नदियां हैं। ए ई और डी की मतलब ए की ई और डी क्या है, उप सहायक नदियां। तो समझ में आया ये वाली बात, उप सहायक क्या होती है और सहायक नदियां क्या होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अवसाद। ठीक है ना, अवसाद के बारे में सुनिए क्या होता है। अवसाद इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट। अब देखिए सेडिमेंट क्या होता है, अवसाद क्या होता है। अवसाद आपने देखा होगा या सुना भी होगा सेडिमेंट के बारे में, जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, जो नदी द्वारा बहाकर लाए जाते हैं वही कहलाते हैं अवसाद। ठीक है, यानी कि जिसमें क्या हो गए, कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सारे के सारे जब उसके साथ बहते हैं नदी के साथ तो क्या कहलाते हैं, अवसाद। क्या कहलाते हैं ये, अवसाद। ठीक, अब देखिए अवसाद होते क्या है। जैसे देखिए ये एक रिवर है, ठीक है ना, ये एक रिवर है। अब मैं इसमें ये नहीं यार, ये खूनी रिवर ना हो जाए, है ना, खून वाली नदी ना हो जाए इस वजह से, ठीक है, नाले वाली नदी हो गई ये लोग, है ना। इसमें मैंने ये क्या भर दिया, ठीक है, अब ये काला पानी भर दिया, नाला है, ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, नाला नहीं है। ठीक, अब देखिए ये नदी है, तो अब आपको पता है कि जब ये नदी आगे जाएगी, जब ये नदी आगे जाएगी तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। इम्प्योरिटीज मतलब कुछ ना कुछ वेस्ट पार्टिकल्स होंगे, वेस्ट पार्टिकल होंगे, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होगी, वेस्ट पार्टिकल होंगे जो कि नदी के साथ साथ बह रहे हैं, जो कि नदी के साथ साथ फ्लो हो रहे हैं। अब नदी के साथ साथ फ्लो हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये जाकर खत्म भी होंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो ये नदी में ये जो पार्टिकल है, यानी कि जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं नदियों में, उसे ही क्या कहते हैं हम, सेडिमेंट या फिर अवसाद। ठीक है, अब देखो ये समझ लो, ठीक है, आप डेफिनेशन खुद ही बना सकते हो, बच्चे नहीं हो अब कि मैं यहाँ पे एक एक वर्ड लिखूं डेफिनेशन का कि अवसाद ये होता है, ये कहलाया जाता है, कहलाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड अवसाद, जैसे वो बच्चे करते थे। तो ध्यान रखना, ये खुद बना सकते हो डेफिनेशन, आपको मैं एक शॉर्ट, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप समझ सको बाय मैप। अब देखिए अवसाद क्या हो गया, जो नदी में इम्प्योरिटीज है, इनको लिख लो इम्प्योरिटीज या फिर अशुद्धियां, ठीक है ना, अशुद्धियां ऐसे होगा, ठीक है, जैसे भी होगा आप देख लेना। ठीक है, हिंदी का तो टीचर हूँ यानी यहाँ पे आपको इम्प्योरिटीज अशुद्धियां, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये है अवसाद। दूसरा बात क्या है, देखो अवसाद के बारे में समझा, सहायक नदी समझ में आई, अवसाद समझ में आया, समझ में आया, और आपको ये समझ में आया उपसहायक नदी क्या होती है। ठीक, अब एक होती है सहायक और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। एक होती है, यहाँ लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब वितरिका, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका। ठीक, ये होती है सहायक यानी कि ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी नदी। ठीक, ट्रिब्यूटरी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, सहायक में क्या हो रहा था, एक नदी थी उसमें आकर सारी नदियां मिल रही थी, है ना, उसमें आकर कहीं से नदियां मिल रही थी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है, एक नदी है, ठीक है, एक नदी यहां से ले लेते हैं ना, एक नदी है, ठीक है, मान लो कि इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है नदी ए, सही है, नदी ए। अब ये नदी, ठीक है, एक नदी है। अब ध्यान रखना ये कहीं जाकर क्या हुआ कि एक तो इस पार्ट में चले गई और एक हो गई इस पार्ट में। जैसे गंगा नदी होती है ना, पश्चिम बंगाल में हुगली हो जाती है और वहां जाके किसमें, बंगाल में, उसमें बांग्लादेश में क्या हो जाती है, पद्मा। तो ये सारी बातें ध्यान रखना कि वितरिका क्या होती है। अब ये जो दो टूटी है नदी, ठीक है ना, सी और डी, ये नदी क्या है, बी और सी या सी और डी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं तो ए की वितरिका क्या होगी, ए की वितरिका होगी सी एंड डी नदी, ठीक है, ए की ये क्या होगी, ये होगी भाई वितरिका। ठीक, तो वितरिका नदी होती है ये। देखिए सहायक नदी क्या पढ़ा आपने, ए जो एक लंबी नदी होगी उसमें दो नदियां आकर मिल रही होंगी वो सहायक, लेकिन उन नदियों में जो नदियां आकर इसमें मिल रही हैं उसमें भी कोई नदियां मिल रही होंगी तो वो उप सहायक होगी इसके लिए और सहायक नदी होगी इसके लिए। यानी कि आपको एक बात समझ में आ रही है ना कि बी जो नदी है, अगर इसमें कोई नदी मिल रही है तो इस बी के लिए ई तो क्या है, उप सहायक नदी, लेकिन ये बी ए के लिए क्या है, सहायक नदी। ठीक है,
ये बी ए के लिए क्या है, सहायक नदी, और इस ए के लिए जो ई होगी ये क्या होगी, उपसहायक, और बी के लिए ई क्या होगी, सहायक। ठीक है, देखो इस अब समझ में नहीं आया तो एक बात फिर से सुनो। मान लो मेरी ये नदी है ए, ठीक, इसमें ये नदी आके मिल गई तो इसके लिए सहायता कर रही है तो सहायक नदी, लेकिन इसकी सहायता कौन कर रही है, ये डी नदी, तो ये इसके लिए सहायक है लेकिन इसके लिए उपसहायक है। जैसे होता है ना सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट, तो ऐसे ही है इसमें भी। तो ये सहायक नदी हो गई। वितरिका क्या हो गई, एक ही नदी थी भाई, ज्यादा बड़ी नदी थी, दो पार्ट में टूट गई, ठीक है, दो पार्ट में आगे जाके विभाजित हो गई, तो क्या हो गया, वितरिका। तीसरा क्या है, उपसहायक नदी बता दिया। अवसाद, सेडिमेंट क्या होता है, जो नदियों में अशुद्धियां होती हैं, जो नदियों में अशुद्धियां होती हैं, वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो जब नदियां बहती है तो उसके साथ साथ बहते हैं तो उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट या फिर अवसाद। ठीक, अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट और लेते हैं, भ्रंश घाटी वाला, देखिए, ठीक है, यहां तक तो मैं मिटा दूं, चलो ये मैंने इरेज कर दिया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं भ्रंश घाटी के बारे में। भ्रंश घाटी क्या होती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक टर्म होती है डेल्टा, सुना होगा आपने, डेल्टा, सही है, एक टर्म सुना होगा डेल्टा और एक सुना होगा एस्चुरी, एस्चुरी, ठीक, दो टर्म सुनी होगी कि डेल्टा और एस्चुरी। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था जो ये नदियां हैं, ठीक है, ये नदियां हैं, ये नदियां हैं, ठीक, ये एक नदी है। अब इसमें मैंने क्या, अब देखो रंग बिरंगी नदी, ठीक है, ये देखो ग्रीन पानी बह रहा है, ये भाई आपकी नदी होगी, हाँ देखने में थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए भाई। अब देखो डेल्टा क्या होता है, जैसे देखो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि इसमें क्या होंगे, अवसाद होंगे, इसमें क्या होंगे, अवसाद होंगे, ये अवसाद इसके साथ बह रहे होंगे ना, ये अवसाद इसके साथ जा रहे होंगे, ये अवसाद इसके साथ जा रहे होंगे, नदी के साथ, नदी के साथ ये अवसाद फ्लो हो रहे होंगे, सेडिमेंट नदी के साथ फ्लो हो रहे होंगे। अल्टीमेटली अंत में क्या होगा, ये अवसाद यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। अब मान लो नदी यहाँ पे खत्म होने वाली है, नदी किसी सागर या फिर किसी खाड़ी में गिरने वाली है, तो नदी क्या करेगी, ये वाले जो अवसाद है खुद तो देखो सागर या खाड़ी में गिर जाएगी, है ना, लेकिन ये जो यहाँ पे जो अवसाद है इनको कहाँ कर देगी, यहाँ इकट्ठा कर देगी। ये अवसाद कहाँ जाएंगे, यहाँ, ये अवसाद कहाँ जाएंगे, यहाँ, ये सारे सेडिमेंट यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। अब जब ये सेडिमेंट सारे यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यही सेडिमेंट किसका निर्माण करते हैं, यही होता है डेल्टा, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, डेल्टा। यानी कि नदियों द्वारा लाया गया अवसाद जब एक नदी के मुहाने पर जाकर इकट्ठा हो जाता है तो वही डेल्टा का निर्माण करता है। जैसे आपकी गंगा नदी है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वे दोनों मिलाकर किस डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अब एस्चुरी क्या होती है, देखिए एस्चुरी क्या होती है। अब एक बात गौर से सुनना, मैंने ये नदी बनाई ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक है, ये नदी बनाई मैंने ऐसे, एक नदी बनाई मैंने, ये ऐसे बना दी, ठीक है। अब इसमें देखो रंग बिरंगा पानी भरते हैं, चलो इसे बना देते हैं ब्लू, ताकि थोड़ी सी अच्छी लगे ना दिखने में, दिखने में अच्छी लगनी चाहिए चीज। ये लो, ठीक, अब अच्छा है, नीला ही होता है पानी। ये क्या हुआ, ये नदी एस्चुरी, क्या होता है एस्चुरी, कैसे बनाई गई एस्चुरी, देखो एस्चुरी होता क्या है, पहली बात। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट होंगे इस नदी में, अब इस नदी में क्या होंगे, सेडिमेंट होंगे, ठीक, इस नदी में क्या होंगे, सेडिमेंट होंगे। अब ये सेडिमेंट उधर की साइड जा रहे हैं, लेकिन एक बात गौर कर रहे हो आप, ये यहाँ पे जो एक घाटी टाइप का एरिया हो गया, ये जो घाटी टाइप का एरिया हो गया, ये क्या इसको जाने देगा भाई, जैसे ये नदी जाएगी ये इसको रोक लेगा, जैसे ही नदी टकरा के ये पानी तो पानी चल जाएगा, लेकिन ये टकरा के यहीं फंस जाएंगे, ऐसे ये टकरा के यहीं फंस जाएंगे, ऐसे अवसाद यहाँ टकरा के यहीं फंस जाएंगे, सही है। यानी कि अवसाद जितने भी हैं वो नदी के खत्म होने से पहले ही नदी की वैलीज में फंस जाएंगे, घाटियों में फंस जाएंगे, तो इन्हीं का नाम दिया गया है भ्रंश घाटी, इन्हीं का नाम दिया है भ्रंश घाटी, ठीक। अब ये नदी कौन सी नदी है, जो भ्रंश घाटियों से बह रही है, तो एक बात बताइए, क्या ये डेल्टा का निर्माण करेगी, बताओ ये डेल्टा का निर्माण करेगी क्या, कैसे करेगी डेल्टा का निर्माण, जी जब खत्म होने वाली भी उससे पहले तो ये डेल्टा, तो ये जो अवसाद है वो तो यहीं रह गए, वहां जाके इकट्ठा क्या करेगी, कुछ नहीं, लेकिन जो भ्रंश घाटियों से नहीं बह रही वो तो क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, कर रही है, देखो डेल्टा का निर्माण।
तो हुआ क्या कि ये जो डेल्टा का निर्माण तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जब खत्म होंगी तो किस में वो खत्म होंगी, एक शार्प एज बनाकर खत्म होंगी, एक शार्प एज बनाकर खत्म होंगी। तो इसी वजह से इस वाले हिस्से को ही क्या बोला जाता है, एस्चुरी। ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, एस्चुरी। जब नदी एक शार्प एज बनाकर, मुहाना बनाकर खत्म हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका एस्चुरी। और डेल्टा क्या होता है, जब नदी खत्म होने से पहले अपना जो अवसाद है जो अपने साथ लाई है वो किसी एक मैदानी क्षेत्र पर या किसी एक क्षेत्र में फैला देगी और उससे जो बनेगा वो होता है डेल्टा। और एस्चुरी क्या होती है, नदी उसके अवसाद को वहां पे नहीं गिरेगी, वो पहले ही भ्रंश घाटी में फंस के रह जाएगा, यानी कि पानी पानी जाएगा और वो पानी नदी का क्या होगा, एक शार्प एज में जाएगा, तो उसको कहते हैं एस्चुरी। तो ये थी बेसिक टर्म्स के बारे में। ठीक है, अब थोड़ी सी एक दो टर्म्स और देख लिए जो बेसिक है। ठीक है, उसे बोलते हैं, देखो एस्चुरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख। ठीक है, एस्चुरी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। एक बात समझ में आई आपको, ज्वार का मतलब क्या होता है, ज्वार का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, ज्वार भाटा टाइप। तो ज्वार नदमुख मतलब नदी का मुख, जहां पर नदी खत्म हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, ये एक नदी क्या होगी, शार्प एज में खत्म होगी, लेकिन डेल्टा वाली नदी क्या होगी, अपना ये अवसाद को एक जगह फैला देगी, तो वो डेल्टा बनाएगी। तो बताइए, भ्रंश घाटियों से अब क्वेश्चन आए, भ्रंश घाटियों से फैलने वाली नदी, जाने वाली नदी क्या डेल्टा बनाती है, उत्तर क्या होगा, नहीं। ठीक, दूसरी बात होगी, क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन के टाइप में पूछ लेते हैं कभी कभार कि बताइए नदियों द्वारा लाया गया अवसाद बनाता है, और नीचे आएगा डेल्टा, एस्चुरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होना चाहिए आपका, डेल्टा बनाता है। ठीक है, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद। सही है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर है, बताओ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, देखो इन भ्रंश घाटियों को इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी सुन लो, रिफ्ट वैलीज बोलते हैं ना, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैलीज। ठीक, तो इसको बोलते हैं एस्चुरी, वो तो इंग्लिश में एस्चुरी होता है, मैंने एस्चुरी बोला, ज्वार नदमुख हिंदी में बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आंसर करें। ठीक, ये डेल्टा हो गया, ये एस्चुरी हो गया, मैंने सहायक बता दी, उपसहायक बता दी। ठीक, और आपको ये सारी चीजें ये पता चल गए होंगे। अब देखिए क्या होता है, जब एक नदी जो है दो देशों के बीच होती है तो विवाद का कारण बनती है, या फिर दो स्टेट के बीच होती है तो विवाद का कारण बनती है। जैसे आपने कावेरी बहता जल विवाद सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है कावेरी बहता जल विवाद। ठीक है, एक बार पढ़ना, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, कावेरी बहता जल विवाद पर। तो वो क्या है, दो स्टेट के बीच में है। ठीक है, साउथ इंडिया के दो स्टेट के बीच में ना, केरल और तमिलनाडु के बीच में। तो क्या हुआ कि उसमें क्या हो रहा है कि एक स्टेट बोलता है कि इस नदी का पानी ज्यादा मैं यूज करूंगा, दूसरा बोलता है मैं यूज करूंगा। देखिए एक बात बताइए, एक भाई है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी अपने उसके पिता की, एक भाई ए है एक भाई बी है। तो भैया विवाद का कारण क्या बन रहा है, इन दोनों भाइयों के बीच में जो ये प्रॉपर्टी है यही तो विवाद का कारण बन रही है, यही तो विवाद का कारण है। तो भाई चाहता है ये वाला कि मैं ले लूं, ये चाहता है कि मैं ले लूं। ठीक है, तो यही विवाद का कारण होता है नदियों में। एक स्टेट है, यानी कि विवाद क्या हो सकता है, स्टेट और स्टेट के बीच, यानी कि राज्य से राज्य के बीच विवाद हो सकता है। एक तो कि भाई एक राज्य बोले मैं ले लूं, ठीक है ना, दूसरा राज्य बोले मैं ले लूं। यहाँ पे हो सकता है देश से देश के बीच, देश तथा देश के बीच भी हो सकते हैं, भाई दो तरह के होते हैं ना। ठीक है, देश तथा देश से देश के बीच। अब देखो जो राज्यों में होगा, जो राज्यों में होगा तो उसे तो सुलझाने के लिए कौन आएगा, RIRWDA एक्ट। ठीक है ना, इंडियन रिवर सिस्टम एक्ट। ठीक है, ये कब बना था, 1956 में, 1956। ठीक है, बस इतना याद रखना, इतना, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो इतना याद रखना कि 1956 में IRWD एक्ट बना था। और क्यों बना था, स्टेट से स्टेट के बीच में क्या करने के लिए, विवाद को कम करने के लिए। अब मैं एक थोड़ा सा रिलेज कर लूं। ठीक है, ये समझ गए ना भाई, ज्वार नदमुख क्या है और ये सब क्या है। तो देखिए स्टेट से स्टेट के बीच में, स्टेट से स्टेट के बीच में तो किसने सुलझा दिया, IRWDA में। ठीक, WDA ने। अब देश तथा देश के बीच, अब देश तथा देश के बीच का एग्जांपल आप जानते होंगे, ये वाली नदियां जो है, जैसे काली नदी है, सिंधु नदी है। ठीक है, ये देश तथा देश के बीच विवादित है। जैसे भाई पाकिस्तान कहता है सिंधु नदी को हमारी है, हिंदुस्तान कहता है हमारी है। ठीक है, भारत कहता है हमारी है। जैसे ही चेनाब, रावी, झेलम, व्यास, ये सारी नदियां उसमें आके मिलती है, सतलुज को। ठीक है ना, तो ये थोड़ा विवाद देश से देश के बीच में होता है, और जो राज्य से राज्य के बीच में होगा वो कौन सुलझाएगा, ये। लेकिन जो देश से देश के बीच में होगा उसे UN की एक संस्था सुलझाएगी, जिसका नाम क्या है, UN की एक संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना,
और वर्ल्ड बैंक भी क्या खुद सुलझाएगा? भाई 1945 में जब वर्ल्ड बैंक बना था तो क्या ये खुद सुलझाता था? नहीं, ये किसको देता था? आईसीजे को। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को देता था। ठीक, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को दे देगा। और ध्यान रखना एक बार, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, स्टेट से स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद सुलझा जाता है, IRWDA, ठीक है ना, 1956 में जो एक्ट लागू हुआ था, अगर ये कोई सुलझाता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते कि नहीं मुझे ये निर्णय गलत लगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है जो ये इस एक्ट के थ्रू, ठीक है ना, जजेस की पैनल बैठेगी, वो जो डिसाइड करेंगे वही माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। उसमें क्या है, देश तथा देश के बीच में कौन सुलझाता है? वर्ल्ड बैंक। यूएनओ की संस्था है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक नहीं सुलझाती, वो वर्ल्ड बैंक किसको देती है काम? आईसीजे को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जो कि कहां पर है? नीदरलैंड में, ठीक है ना, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है द हेग। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। द हेग, नीदरलैंड में। आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है भाई, और बताओ, मैं इसको रेस कर लूं। और ध्यान रखना, ये जो है आपका आईसीजे, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। आईसीजे को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड कोर्ट। आईसीजे को बोला जाता है वर्ल्ड कोर्ट, यानी कि पूरे विश्व का न्यायालय। ठीक, ठीक है, यहां तक मिटा दूं, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना यार, ये फरवरी में अभी एक चेंजेस हुआ है। फरवरी में एक चेंजेस हुआ है, आईसीजे के हमारे जो जज बने थे, ठीक है ना, वो कौन बने हैं? दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी, देखो भारत के जज बने हैं आईसीजे में दलवीर भंडारी। ठीक, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो जरा एक स्नैपशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक, अब देखिए, हमने नदियां पढ़ी, ठीक है। विवाद के बारे में मैंने मैंने गूगल मीट पे क्लास ली थी उसके बारे में समझा दिया था, ठीक है। जो स्टूडेंट मेरे साथ गूगल मीट पे थे, तो ध्यान रखना, विवाद कौन कौन से जितने भी विवाद थे मैंने सब बता दिए थे, चाहे वो काली नदी विवाद हो, चाहे वो मतलब तीस्ता नदी विवाद हो, चाहे वो कावेरी बहता विवाद हो, जो भी हो। ठीक, अब देखो, हिमालय की नदियों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, हिमालय की नदियों के बारे में, सही है। यानी कि अगर पूछे कोई हिमालय की नदियां, ये रही हिमालय की नदियां, ठीक है। हिमालय की नदियां क्या होती है? उत्तरी नदियां, ठीक है। तो अगर पूछे गंगा नदी कहाँ किस डायरेक्शन में बहती है, तो क्या बोलोगे? दक्षिण डायरेक्शन में? नहीं, गंगा नदी कहाँ पर है? उत्तर दिशा में है भारत के। सिंधु नदी कहाँ पर है? उत्तर दिशा में है। तो दिशा का भी थोड़ा सा मैप से ध्यान रखना। ठीक, अब देखिए, हिमालय की नदियों में सबसे पहले हमें पढ़ना है कौन सी? गंगा नदी। ठीक है भाई, देखो सॉरी, गंगा नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई देखो, आपको पता है गंगा नदी का उद्गम हुआ था, ठीक है ना। लेकिन गंगा नदी आई कैसे, धरती पर कैसे आई? बहुत सारी पौराणिक कथाएं तो आप जानते ही हो, ठीक है। लेकिन उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेरे को कॉमन लगी, मैंने 8-10 जगह पढ़ा, उसके बाद मेरे को एक जो कथा थी वो कॉमन पाई, ठीक है ना। जो कॉमन लगी वो ये थी, कॉमन कथा ये थी कि भाई सगर वाली कथा, कि राजा सगर थे, ठीक है। बहुत समय पहले थे कि राजा सगर रहते थे, ठीक है ना। एक जगह पर राजा सगर रहते थे, तो उन्होंने क्या करा कि उनके 2 पत्नियां थी, लेकिन उनके एक भी पत्नी को पुत्र नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने तपस्या करी, किसकी? एक ऋषि की। 1 साल 2 साल तपस्या करी, भाई वो ऋषि खुश हो गए। अब उन ऋषि ने क्या दिया? वरदान दिया। उनसे कहा कि जाइए राजा सगर, आपकी 2 पुत्रियां ना, 2 पत्नियां ना, तो उनके पुत्र होंगे, तो एक के होगा 1 पुत्र, लेकिन दूसरी के होगा कौन सा? 60,000 पुत्र। अब भाई जो 1 पुत्र होगा वो आपका वंश चलाएगा, और जो 60,000 पुत्र होंगे वो वंश नहीं चलाएंगे। तो भाई अब दोनों पत्नियों में थोड़ा सा विवाद हो गया कि भाई जो वंश को जन्म देगी वो कौन सा पुत्र, मतलब कौन सी पत्नी होगी। तो बड़ी पत्नी मान गई, और बड़ी पत्नी ने 1 पुत्र को जन्म दिया, वो वंश चलाएगा। और दूसरी पत्नी के कितने पुत्र हुए? 60,000। कितने पुत्र हुए? 60,000। देखो, पुत्र हुए या पूरा गाँव या इलाका है, मोहल्ला ही हो गया, ठीक है। मोहल्ला क्या है, तो मुझे लग रहा है पूरा एक सिटी हो गया, छोटा मोटा, ठीक। तो भाई 60,000 पुत्र हुए। अब बाद में हुआ क्या कि एक दिन राजा ने सोचा कि यार मैं अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार करता हूँ। राजा ने क्या करा? साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक यज्ञ करवाया, जिसे बोलते हैं आश्वमेध यज्ञ। उसमें क्या होता है, एक घोड़ा लिया जाता है और उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है कि जा बेटा, जहां जहां जाएगा मोर्चा मार देगा। तो भाई जहां जहां वो घोड़ा जाता था वहां तक हिस्सा किसका हो जाता था? उस पर अधिकार इस राजा का। और जो अधिकार अपना नहीं देना चाहता हो, ठीक है, जो अधिकार नहीं देना चाहता वो उससे युद्ध करे राजा से। अब भाई इतना प्रतापी राजा है, कौन युद्ध करेगा? इस वजह से सब अपना अधिकार दे देते थे। हुआ क्या भाई, 8, 10, 15, 20 दिन हो गए, घोड़ा ही नहीं आया वापस। वो यज्ञ के सामने बैठा हुआ है, वो आहुतियां पे आहुतियां दिए जा रहा है और घोड़ा आ ही नहीं रहा।
अब भाई जब घोड़ा नहीं आया तो उसने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि भैया जाइए, ठीक है, जरा देख के आइए क्या दिक्कत हो गई है। और भाई जब 60,000 पुत्र गए ना, तो भाई उन्होंने हर एक जमीन खोद दी और पूरी जमीन पे मतलब तहलका मचा दिया। तो स्वर्ग लोक में सारे लोग कहने लगे, सारे देवता कहने लगे कि सर मतलब ये क्या हो रहा है? ये इनके राजा सगर के पुत्र ने तो मतलब तहलका मचा रखा है, जमीन खोद रहे हैं, ये खोद रहे हैं, वो खोद रहे हैं। तो बोल रहे ये भी नादान है। अब भाई हुआ क्या, नहीं मिला कहीं पे भी घोड़ा, नहीं मिला। तो वो बोले अब हम पाताल लोक जाएंगे। तो सारे के सारे पहुंच गए पाताल लोक। पाताल लोक में एक ऋषि जो थे, ठीक है ना, ऋषि थे, एक तपस्या कर रहे थे। अब भाई वो तो 50 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। घोड़ा वहां उनके बगल में जाके खड़ा हो गया। तो इन्होंने सोचा कि यार घोड़ा इनके बगल में खड़ा हुआ, तो वो ऋषि को गालियां देने लग गए कि हैं कि हमारा घोड़ा ले लिया, ये वो है, तो ये वो लड़ाई करो हमसे। अब दिक्कत ये हो गई कि वो ऋषि सोच रहे थे कि यार ना ही बोलूं तो अच्छा, क्योंकि मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। अब भाई बात हद से ज्यादा आ गई, तो ऋषि को उन्होंने पकड़ने लगे। वैसे ही ऋषि की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही ऋषि की तपस्या भंग हुई, ऋषि ने 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। और उसी तुरंत उसी समय 60 के 60,000 बच्चों को, पुत्रों को जला दिया। ठीक, अब गंगा का उद्देश्य यही था कि ये जो 60,000 पुत्र थे, ठीक है ना, इनका जो जला हुआ शरीर था, उनको आत्मा नहीं मिल रही थी। तो इन्हें राजा का जो दूसरा बेटा था, जो वंश चलाता, वो वहीं बैठा था, वो आया ढूंढने। तो उसको पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो उसने बोला कि अब हमें कुछ उपाय बताइए। तो वो हाथ जोड़ के बोला ऋषि से, हमें कुछ उपाय बताइए। ऋषि ने बोला भाई देवी गंगा ही है जो इस चीज का उपाय कर सकती हैं, इनकी आत्मा को शांति दिला सकती है, क्योंकि मैं तो दिला ही नहीं सकता, मैंने तो श्राप दे दिया था और अब मैं वापस अपना श्राप ले भी नहीं सकता। अब गंगा को बस इसी वजह से धरती पे आना पड़ा। इन्होंने तपस्या की गंगा को धरती पे जाने के लिए। और भागीरथ एक ऋषि थे, उनके पास गए राजा सगर और बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, कुछ कीजिए। उन्होंने कुछ करने के बजाय क्या बोला कि आइए मैं करता हूँ कुछ। और उन्होंने बहुत तपस्या की और बहुत तपस्या की, ब्रह्मा इसे विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को नीचे उतरने के लिए बोल दिया। अब जैसे गंगा को नीचे उतरने के लिए बोला, भैया गंगा तो नाराज हो गई। भैया एक व्यक्ति जो स्वर्ग में बैठा है, आप उसे बोलोगे कि आप नीचे जाओ, है मतलब उसका पोजीशन घटा दोगे तो अच्छा लगेगा? है एक ट्रिपल स्टार रैंक का पुलिस वाला है, अगर उसको बोल दो कि नहीं आपसे 2 स्टार छीन ले जाते हैं तो उसे अच्छा लगेगा? तो भाई गंगा को भी क्या हुआ, क्रोध आ गया। गंगा ने क्या बोला, अब मैं अपने पूरे वेग के साथ, पूरी स्पीड के साथ बहूंगी और इस पूरी धरती को जलमग्न कर लूंगी। भाई ये सोचकर सारे लोग डर गए कि अब क्या होगा। इस बात से जब सब लोग डर गए कि अब क्या होगा, तो उन्होंने क्या करा, शिव जी की प्रार्थना करी। किसी ने बताया उन्हें, ब्रह्मा जी ने बताया कि सिर्फ शिव जी ही बचा सकते हैं। बस इसी वजह से शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। और जब जटाओं में धारण किया तो जो झांकियां वगैरह दिखाते हैं ना, गंगा का पानी फेंकते हैं, वो ये दर्शाता है कि शिव जी ने गंगा को नीचे आने में बहुत मदद की है और उनके वेग को खुद अपने ऊपर धारण किया है ताकि पृथ्वी लोक बच सके। ठीक है, इसीलिए कहते हैं। और जब गंगा नीचे आ रही थी, ठीक है ना, तो वो जानवी एक ऋषि थे, उनके सारे सामान को बहा के ले गई थी। इस वजह से उन्होंने क्या करा, गंगा का सारा पानी पी लिया। गंगा का सारा पानी पी लिया और जैसे गंगा का सारा पानी पिया, गंगा सूख गई। अब धरती पे गंगा बहने के लिए गई थी, सूखने के लिए थोड़ी। तो हुआ क्या कि उन ऋषियों से फिर बाद में बात हुई तो ऐसे ऐसे पता चला। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसे इन्हें थोड़ा सा मुक्त कर दो। तो उन्होंने क्या करा, मुंह से लिया और कान के रास्ते गंगा को छोड़ दिया। तब हुई गंगा क्या कहलाई थी, जानवी। इसीलिए गंगा को जानवी भी बोलते हैं, जानवी नदी। ठीक है ना, तो ये था थोड़ा सा गंगा का इतिहास। ठीक है, गंगा का इतिहास। तो इस वजह से गंगा को आना पड़ा, सगर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए गंगा को नीचे आना पड़ा। ठीक, अब गंगा आई कैसे, ये सब पता चल चुका है आपको। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चे को पता ही नहीं होता, ठीक है, कि गंगा कहाँ से आई। बस ये पता होता गंगोत्री ग्लेशियर। अरे गंगोत्री ग्लेशियर से तो कहीं आएगी। और ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है। इससे अलावा कोई नदी नहीं है। आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोकों में बहने वाली एकमात्र नदी है गंगा। ठीक, तो अब इसी गंगा के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो और भाई साथ के साथ लिखते रहना। ठीक है, कहीं पता चले कि मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ आधा और तुम बोल रहे हो कि सर ये तो मैंने लिखा ही नहीं, जरा एक बार फिर लिख दीजिए। नहीं तो वीडियो है यहाँ पर, फिर एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए लंबाई, लंबाई क्या होती है, लंबाई है इसकी, कई जगह पे आपको 2525 मिलेगा, कई जगह पे आपको 2510 भी मिलेगा। तो सही उत्तर क्या है, 2525 किलोमीटर। सही उत्तर क्या है, 2525 किलोमीटर। यानी कि गंगा की लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए, 2525 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी, देखो बड़ी नहीं बोल रहा मैं, गौर करना, सबसे लंबी। बड़ी और लंबी का मतलब क्या होता है, देखो
नदी कोई जब बड़ी बोलते हैं हम, बड़ी या फिर चौड़ी नदी, यानी कि बड़ी नदी का बात बोलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी की बात बोलते हैं, तो क्या होता है, लंबाई के बेस पे देखी जाए तो लंबी नदी है, लेकिन बड़ी नदी लंबी नदी दोनों में फर्क क्या है, बड़ी नदी यानी कि जिसमें पानी ज्यादा हो, जिसमें पानी बहुत ज्यादा हो, वॉल्यूम के बेस पे, आयतन के बेस पे बड़ी हो, उसे बोलते हैं बड़ी नदी, लेकिन जो लेंथ के बेस पे बड़ी हो उसे बोलते हैं लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आना चाहिए, एक पॉइंट ये समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है, ये कितने स्टेट से होकर बहती है, अगला क्या है पॉइंट, कितने स्टेट से होकर बहती है, तो भैया ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, राज्यों से होकर बहती है, भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। और वो 5 राज्य है कौन कौन से, वो 5 राज्य है कौन कौन से, वो 5 राज्य हैं भाई आपके, देखो सबसे पहला राज्य वो कौन सा है, सबसे पहला है आपका उत्तराखंड, ठीक है, सबसे पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, और 5वां राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से होकर नदी बहती है, कौन सी, गंगा नदी, 5 राज्यों से होकर ये नदी बहती है। और आपने एक बात सुनी होगी कि गंगा नदी में का पानी जो है कभी भी खराब नहीं होता। देखो उसका कारण क्या है, ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, ठीक, एक तो ये है, और एक है कि इसमें जो सल्फर होता है ना, सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और एक होता है DO डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन, भाई इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है। ये 3 कारण हैं, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से गंगा के पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते, पहला बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करने लग जाता है जैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो। दूसरा सल्फर कंटेंट होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया तो इसमें जन्म ही नहीं लेते। तीसरा डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो डाउन पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन देखो यमुना नदी में इसका बिल्कुल उल्टा है, ये तो सबसे ज्यादा कौन सी नदी है, ये सबसे ज्यादा स्वच्छ नदी है, लेकिन यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है खुला नाला, क्योंकि उसमें जो DO की मात्रा होती है ना, यमुना में 0 होती है, यमुना में 0 होती है इस DO की मात्रा, जिसकी वजह से क्या होता है, गंदगी ज्यादा फैलती है और बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ठीक, DO की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये होता है उसके नदी के पानी में, गंगा के, ताकि उसके पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। 3 कारण बताए मैंने, एक बैक्टीरियोफेज वायरस, दूसरा डिजोल्व ऑक्सीजन का ज्यादा होना, तीसरा सल्फर कंटेंट का ज्यादा होना। तो ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी उत्तर हो, आंसर यही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए 1 2 3 तो लास्ट में आ जाएगा तीनों या फिर सभी, तो उत्तर क्या होगा, सभी, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, ये निकलती कहां से, तीसरी बात, ये निकलती कहां से है भाई, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। किससे, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक। ग्लेशियर मतलब हिमनद, जो मैंने बता चुका हूं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला पॉइंट क्या है, एक तो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिए पहला पॉइंट, लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, भारत की लंबी नदी है, सबसे, भारत की लंबी नदी नहीं, सबसे लंबी नदी है। दूसरा 5 राज्यों से होकर बहती है, कौन कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तीसरा, इसका पानी में जो, इसके पानी में बैक्टीरिया वगैरह क्यों नहीं जन्म लेते, क्योंकि एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, एक सल्फर कंटेंट का मात्रा ज्यादा होती है, दूसरा डिजोल्व ऑक्सीजन का ज्यादा होना। इन 3 की वजह से गंगा के नदी के पानी में कभी भी ये नहीं होता, क्या नहीं होता, खराब नहीं होता। अगला क्या है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में पूछेंगे, सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में पूछेंगे तो यमुना है, यमुना नदी इसकी सबसे लंबी सहायक है, ठीक है भाई, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, यमुना है, ठीक है। यहाँ तक। अपवाह तंत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है इसका, अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे भाई देखो अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, अभी तुम बोलोगे सर आपने तो 5 राज्य बताए कि 5 राज्यों से होकर बहती है। देखो होकर बहने का मतलब अलग है और अपवाह तंत्र का मतलब अलग है। अपवाह तंत्र का मतलब देखो जैसे एक नदी बह रही है, ठीक है, अब भाई ऑब्वियस सी बात है उस नदी की डायरेक्शन ये है, तो हो सकता है ना थोड़ा पानी यहाँ पे भी चला जाए, थोड़ा पानी यहाँ पे भी चला जाए, तो ये भी नदी होगी क्या, नहीं, ये वितरिका नहीं होगी, ये नदी नहीं होगी। वैसे मान लो थोड़ा पानी यहाँ निकल गया थोड़ा यहाँ, तो ऐसे करके ये कितने राज्यों में पानी चला जाते हैं, इसका पानी चला जाता है 15 राज्यों में। कितना राज्यों में, 15 राज्यों में। और 15 राज्यों में कितना एरिया कवर कर लेती है, 26.76% के आसपास का एरिया ये कवर कर लेती है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है, 2008 जब 2008 आया था तो
तो इसको किसका दर्जा दे दिया गया था? इसको दे दिया गया था राष्ट्रीय नदी का दर्जा, यानी कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ठीक। और तीसरा बांग्लादेश में, अगला क्या है, बांग्लादेश में ये किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में गंगा नदी जानी जाती है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सही। अब देखो सबसे लंबी की मैंने यहाँ पे बात करी थी ना, अब एक और पॉइंट देख लेते हैं, वो भी कभी कभार पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ी नदी की बात करें तो घाघरा नदी, इसकी सबसे बड़ी, घाघरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखो सबसे बड़ी, पॉइंट ध्यान रखना, सबसे बड़ी पूछें तो आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी पूछें तो आंसर होगा आपका, सबसे बड़ी में होगा आंसर घाघरा, लेकिन सबसे लंबी पूछें तो आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी पूछे तो गंगा नदी। घाघरा नदी सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी है किसकी? इसकी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी के बारे में पूछे तो ये, लेकिन गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी के, सहायक नदी के बारे में पूछे तो ये। यमुना नदी क्या थी? सबसे लंबी। यमुना नदी कहाँ है? यमुना नदी भी बताई थी ना मैंने। देखो यमुना नदी यहाँ लिख देता हूँ, यमुना नदी क्या थी? यमुना सबसे लंबी सहायक, ठीक है ना, ये लिखा है मैंने, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रख, सॉरी, देखिए तो क्या हुआ, यमुना नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी और घाघरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी, लंबी और बड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, ठीक। अब इसमें कितनी नदियां मिलती हैं? ठीक है ना, अब देखो कहाँ से निकलती हैं, कितनी नदियां मिलती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे विद मैप। ठीक है, कि कहाँ कहाँ किस किस राज्य में होकर बहती है। और ध्यान रखना, गंगा नदी झारखंड के सीमा के राज्य से बहती है, झारखंड के बॉर्डर से होती हुई जाती है, बॉर्डर से टच करती हुई। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉर्डर में जाके घुस के आती है तो बॉर्डर से टच करती जाती है तो उसमें नहीं बहती। तो 5 राज्यों में बहती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखो मान्यताएं तो वैसे बहुत है। मान्यताएं एक ये भी है कि भाई अगर गंगा नदी है, ठीक है, अगर जब कलयुग का अंत होगा तो गंगा नदी बिल्कुल सूख जाएगी, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, कि कलयुग का अंत होगा तो गंगा नदी सूख जाएगी। ठीक है, अब ये मान्यता है भाई, सच होगा जिस दिन देखेंगे। ठीक है, और 3 मैंने बताया ना, एकमात्र नदी 3 लोकों में होकर बहती है, 3 लोकों में, तीनों लोकों में। इसीलिए इसको नाम क्या दिया संस्कृत में? त्रिपथगा। क्या नाम दिया है? त्रिपथगा। इसका नाम है संस्कृत में त्रिपथगा। ठीक है, भागीरथी भी कहा जाता है इसे। भागीरथी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भागीरथी जो ऋषि थे उन्होंने ही इसकी तपस्या करके गंगा को नीचे लाने के लिए क्या करा था? मनाया था। ठीक, तो यहां तक कर लो, मैं इरेज करने के लिए चलें। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के बाद। ठीक है, तो भाई यहां तक था आपका गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स। ठीक है, अब गंगा नदी के बारे में डिटेल जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में, कि कहाँ से होकर गई, कहाँ से आई। ठीक है, कितने लोग, कितने नदियां इसमें मिल गई, ये सब जानेंगे। ठीक, सो आइए आज अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी को मैप से। तो देखिए सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। देखो ये भी यूके में है और ये भी यूके में है, उत्तराखंड में ये भी है, ये भी है, दोनों पास पास हैं। गंगोत्री नदी, मतलब जो गंगोत्री ग्लेशियर है उससे निकलती है भागीरथी नदी, और आकर कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। ये नदी भी यहाँ पर आ जाती है देवप्रयाग में, और इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? गंगा नदी। ठीक, लेकिन देवप्रयाग में आने से पहले, देवप्रयाग में आने से पहले इस नदी में कुछ और नदियां भी मिलती है। इस नदी में कुछ और नदियां मिलती है। तो पहली नदी जो है, जो इसमें मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है धौली गंगा नदी। क्या नाम है? धौली गंगा। ठीक, अब इनको एक नाम दिया जाता है जहां मिलती है, इस स्थान पर मिलती है, इस स्थान पर न मिलती है, और इस स्थान को, इस वाले स्थान को नाम दिया गया है विष्णु प्रयाग। तो क्वेश्चन आए, बताइए धौली गंगा, धौली गंगा अलकनंदा को कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। एक और नदी, ठीक है, इसमें आके ज्वाइन होती है, एक और नदी इसमें आके ज्वाइन होती है, वो भी यहाँ से आती है। ठीक है, यहाँ से आती है, वो भी उत्तराखंड के रास्ते से ही। ठीक है, गढ़वाल के पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ पे आकर पहुंचती है। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम है इसका? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी, देखिए मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। अब ये जो नंदाकिनी नदी है, जिस स्थान पर इसको मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है,
अलकनंदा नदी को, उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है भाई, उस स्थान का नाम नंद प्रयाग। उस स्थान का नाम क्या है? नंद प्रयाग। ये लो, ठीक। यानी कि दो प्रयाग पता चले आपको, एक तो देव प्रयाग, एक विष्णु प्रयाग और एक नंद प्रयाग। अगला ये नदी, ठीक है, एक और नदी इसमें आकर मिलती है यहीं से, ठीक है, एक और नदी आकर मिल जाती है यहीं से, किसमें? अलकनंदा नदी में। तो अलकनंदा नदी में जो एक और नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी, ठीक है, या फिर पिंडारी नदी ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है, पिंडार नदी। और पिंडार नदी जहां पर, ठीक है, जिस पॉइंट पे इसको मिलती है अलकनंदा नदी को, जिस पॉइंट पे पिंडार नदी अलकनंदा नदी को मिलती है, उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है भाई। यानी कि आपको समझ में आई बात। धौली गंगा जहां पे अलकनंदा को मिलेगी, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जहां पर अलकनंदा को मिलेगी, नंद प्रयाग। पिंडार नदी जहां पर मिलेगी अलकनंदा को, वो होगा कर्णप्रयाग, ठीक। अब देखिए एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? यहां से ये रहा, ठीक है, एक नदी और आकर मिलती है, लेकिन वो नदी यहां से नहीं आती, वो नदी आती है इन छोटी सी पहाड़ियों से, ठीक, यहां से गंगोत्री ग्लेशियर के नीचे से। और जब ये इसमें मिल जाती है तो इस स्थान का नाम क्या पड़ जाता है? इस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। इस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग स्थान का नाम है। और यहाँ पे नदी कौन सी आकर मिलती है? वो नदी है, रुद्रप्रयाग में आती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। समझ में आई बात? ठीक है भाई। तो ये देखो कितने प्रयाग हो गए? 1 2 3 4 और 5, यानी कि इस एरिया को, उत्तराखंड के इस एरिया को क्या नाम दिया गया है? पंच प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग है। धौली गंगा जहां पे अलकनंदा को मिलेगी, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जहां पे अलकनंदा को मिलेगी, उस स्थान का नाम क्या होगा? नंद प्रयाग। पिंडार नदी जहां पर मिलेगी अलकनंदा को, उसका नाम होगा कर्णप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में क्या होगा? मंदाकिनी नदी ज्वाइन करेगी किसको? अलकनंदा नदी को। लेकिन अब सुनो, एक बात समझ में आई यहाँ से? अलकनंदा नदी की कितनी सहायक नदियां हो गई? देखो ये नदी इसमें आकर मिल रही है तो एक सहायक नदी, ये नदी इसमें आकर मिल रही है तो 2 हो गई, ये इसमें मिल रहा है आकर 3 हो गई, ये इसमें मिल रही है तो 4 सहायक नदियां हो गई। लेकिन ये सहायक नदी नहीं है, देवप्रयाग में तो ये दोनों मिल रही है, ठीक। तो ये क्या हो गई? 4 नदियां हो गई इसकी, अलकनंदा नदी की 4 नदियां क्या हो गई? सहायक नदियां। अब देखिए जब जैसे ही ये गंगा आगे बढ़ती है, अब यहां से गंगा नाम पड़ा है इसका, यानी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में। और उसके बाद वो बन जाती है अलकनंदा, यानी कि गंगा नदी, ठीक। और गंगा नदी जब ये बन जाती है तो इसके बाद ये कहां पर पहुंचती है? इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा बहुत अच्छा सा, ठीक है, बहुत ही पवित्र स्थान सुना होगा, हरिद्वार, ठीक। इसका नाम क्या है? हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक। ये जगह का नाम है जो मैंने ब्लू से यहाँ पे दिखाया भी अभी, हरिद्वार। हरिद्वार को मैंने क्यों लिखा भाई? हरिद्वार में ऐसा क्या है? देखिए हरिद्वार में ये माना जाता है कि गंगा जैसे पहाड़ियों से निकल के आई, पहले ग्लेशियर से निकल के आई, ऊपर ऊंचे ऊंचे स्थानों से निकल के आई, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में फ्लो होना होता है, जब धरातल पर फ्लो होने की बात होती है, तो यह कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है हरिद्वार से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और भाई साथ के साथ, ठीक है, बनाते रहना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा नदी। कहां से? हरिद्वार से, ठीक है भाई। अब ये सब बनाते रहना। अब इसके बाद चलते चलते, ठीक है, गंगा नदी चल रही है, ठीक है, जैसे ट्रेन चलती है वैसे चल रही है, और एक जगह आके पहुंचती है। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है गढ़मुक्तेश्वर। क्या नाम है? गढ़मुक्तेश्वर। इस जगह का नाम है गढ़मुक्तेश्वर। तो अब ध्यान रखना कि अभी तक गंगा कहां पे थी? उत्तराखंड में। अब ये गढ़मुक्तेश्वर जो जगह है, ये गढ़मुक्तेश्वर जगह कहां पर है? ये है यूपी में। ये क्या है? यूपी में। यानी कि यहां तक, तो ये जो स्टेशन है, यहां तक गंगा किस में रही? उत्तराखंड में। यहां तक गंगा रही उत्तराखंड में। अब ये जाकर पहुंचती है किसमें? किसमें जाकर पहुंची? यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर में। यानी कि अगर पूछे बताइए गंगा नदी गढ़मुक्तेश्वर में जाती है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं गंगा नदी यूपी में सबसे पहले कहां पर आके पहुंचती है, तो आंसर क्या होगा? गढ़मुक्तेश्वर। अब गढ़मुक्तेश्वर से चलती है या आगे, ठीक है, और आगे एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कन्नौज, ठीक है, सुना होगा शेरशाह के टाइम कन्नौज का, ठीक है, कन्नौज। इस स्थान का नाम क्या है? कन्नौज। और कन्नौज भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज तक जाकर पहुंचती है कौन सी नदी? गंगा नदी। भाई साथ के साथ बनाते रहना, बाद में कहीं पता चल रहा हो, ठीक है, मैं पानी पी लूं जितने, और बाद में पता चल रहा हो कि सब बेकार हो गया।
सही है भाई, ठीक। अब ये गंगा नदी कन्नौज में आकर पहुंच गई। कन्नौज में आके पहुंचती है, उससे पहले इसमें एक और गंगा नदी मिलती है, क्या बता सकता है कोई? देखो यहां से वो नदी आती है, ठीक है, यहां से वो नदी आती है और इस नदी का नाम है राम गंगा नदी। इस नदी का नाम क्या है? राम गंगा नदी। राम गंगा नदी कहां से चलती है? राम गंगा नदी आती है, ये भी ध्यान रखना, राम गंगा नदी है जो उत्तराखंड से आती है, मतलब ये जो उत्तराखंड का हिस्सा है उससे होती हुई कन्नौज तक पहुंचती है, ठीक, उससे होती हुई कन्नौज तक पहुंचती है। और कन्नौज में भी पहुंचने से पहले ये कहां पे मिलती है? ये एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, जिसका नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम क्या है? आपने पढ़ा होगा कई बार। इस पॉइंट का नाम है, एक तो या तो कालागढ़ भी बोलते हैं इसे, कालागढ़, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कालागढ़। यानी कि उत्तराखंड से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? रामगंगा, और कालागढ़ एक स्थान है, ठीक है, और है किसमें ये वैसे? बिजनौर, ठीक है, आपने सुना है ना बिजनौर, बिजनौर के वासी, ये बिजनौर के अंदर ही है कालागढ़, ठीक है। तो बिजनौर से होती हुई रामगंगा, ठीक है, कहां पर आती है? कन्नौज में, और कन्नौज में किसमें मिल जाती है? ये गंगा नदी में, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब ये गंगा नदी आगे चलती है, ठीक, मतलब गंगा नदी आगे फ्लो होती है और इस स्थान पर आके मिलती है, और इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम क्या है? जो आपका पुराना इलाहाबाद है वही अब क्या है? ये प्रयागराज, ठीक है, ये क्या है? प्रयागराज। तो ध्यान रखना, पहले गंगा नदी, पहले जो भागीरथी नदी थी और यहाँ से अलकनंदा नदी थी, ये दोनों आपस में कहाँ मिल गई? देवप्रयाग में, और इसका नाम क्या हो गया? गंगा। गंगा नदी आगे चली, कहाँ पहुंच गई? हरिद्वार पे। हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश कर गई। अब हरिद्वार के बाद ये जब गढ़मुक्तेश्वर में पहुंचेगी तो यहाँ तक क्या था? उत्तराखंड। इसके बाद क्या चलेगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये यूपी में गढ़मुक्तेश्वर से क्या करेगी? एंट्री मारेगी और कन्नौज तक पहुंच जाएगी, और कन्नौज में पहुंचने से के बाद इसमें एक नदी आके मिलेगी जिसका नाम होगा रामगंगा नदी, जो कि बिजनौर के कालागढ़ स्थान से होते हुए कन्नौज पर पहुंचेगी और गंगा नदी में मिल जाएगी। यानी कि रामगंगा भी किसकी सहायक नदी हुई? किसकी सहायक नदी हुई? गंगा नदी की। अब गंगा नदी कहां पे बढ़ेगी? आगे की साइड फ्लो होगी और पहुंचेगी प्रयागराज में। अब देखना, ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में पहुंचने के बाद एक नदी यहां पर से निकलती है, एक नदी निकलती है यहां पर से, जिसका नाम क्या है? यमुना नदी। आप सब जानते होंगे, खुला नाला यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर इसका स्रोत होता है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी, ठीक। तो ये नदी कौन सी है? यमुना नदी। ये आई, यमुना नदी कहां पे आई? यहां से आके और सीधे किस में मिल गई? ये भाई प्रयागराज में आ गई। तो अब देखिए, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली है? अब मैं बात करूंगा तो ये कौन सी नदी है? ये है यमुना नदी, यमुना नदी। और जब मैंने यमुना नदी के बारे में बताया था तो आपको बताया था इसे खुला नाला भी बोलते हैं, ठीक, इसे खुला नाला भी बोलते हैं। इसमें डीओ यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? बिल्कुल 0 होती है, और सल्फर कंटेंट बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका पानी थोड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है, ठीक। तो यहां से कौन सी नदी आई? यहां से नदी आई यमुना नदी, ठीक है। यहां तक भाई मैप साथ के साथ बनाते रहो, ठीक है, बाद में कहीं पता चले पता ही नहीं चला कि क्या से क्या हो गया, है ना। अब देखो, ये नदी चली, ठीक, और यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई। इस स्थान का नाम क्या है? इटावा, ठीक है, इटावा में पहुंच गई, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा में पहुंच गई। अब इटावा में पहुंची तो इटावा में मैंने यहाँ पे क्यों मार्क किया है? क्योंकि इटावा में पहुंचने से पहले, ठीक है, इटावा में पहुंचने के बाद यहां से एक नदी आती है, ठीक है, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? ऐसे एक नदी करके यहाँ पे जुड़ गई। अब आपने सुना होगा चंबल नदी, ठीक है, सुना है नाम? चंबल नदी, जो कि कहां से निकलती है? इंदौर के क्षेत्र से, मतलब एमपी के क्षेत्र से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? जाना पाओ पहाड़ी क्षेत्र से, जाना पाओ पहाड़ी से, जाना पाओ पहाड़ी दिख रहा है यहाँ तक? एक मिनट में देखूं, हाँ दिख तो रहा है। देखिए, जाना पाओ पहाड़ी से, एमपी के जाना पाओ पहाड़ी से एक नदी निकलती है। अब मैं पहाड़ी बना देता हूँ यहाँ ताकि आपको समझ में आए, ये पहाड़ी है, नदी नहीं है, सही है। तो ये पहाड़ी है, ठीक है, जाना पाओ पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? चंबल नदी, जिसका नाम क्या है? चंबल नदी। तो मैं यहाँ बना देता हूँ चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी यहाँ से निकली और इटावा में जाके किसको मिल गई? किसको मिल गई? यमुना नदी को, गंगा को नहीं, यमुना नदी को। और यहां से एक और नदी आती है, ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या है? इंदौर के रीजन से आती है, इंदौर क्षेत्र से, जिसका नाम क्या है? ये नदी है शिप्रा नदी, शिप्रा नदी, जहां पे महाकाल का मंदिर है ना,
ठीक है। क्षिप्रा नदी उज्जैन है ना, जहाँ पे महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, तो वहीं से निकल के आती है एक नदी जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। ठीक है। एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि बताइए क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा देश है, वो कौन सा राज्य है, तो उत्तर क्या होगा, उसके किनारे है उज्जैन राज्य। ठीक है, बताइए। ठीक है, यहाँ तक उज्जैन राज्य नहीं है वैसे, एमपी के क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, इंदौर रीजन का। ठीक, ये होगी चंबल नदी। अब यहाँ तक साथ के साथ बना लो, वरना बाद में फिर वही हो जाएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अब देखिए, एक आपने सुनी होगी बेतवा नदी, बेतवा करके नदी सुनी होगी। ठीक, तो वो भी एक पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है बेतवा नदी। वो किसकी सहायक नदी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई? चंबल नदी। पूछा जाए बताइए चंबल नदी यमुना नदी को कहाँ मिलती है, तो उत्तर क्या होना चाहिए आपका? इटावा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? इटावा में। अब देखिए, यहाँ पर से एक नदी और मिलती है भाई, यहाँ से एक नदी और मिलती है और इसको आकर मिलती है इस पे, मतलब गंगा नदी को, सॉरी यमुना नदी को ज्वाइन करती है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है आपके, इस बिंदु का नाम है हमीरपुर। क्या है? हमीरपुर। हमीरपुर में यमुना नदी को एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम क्या है? और इस नदी का नाम है आपकी, ये कौन सी नदी है? बेतवा नदी। बेतवा नदी। ठीक, बेतवा नदी। ये आती कहां से? यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? विंध्या पर्वत। इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? विंध्या पर्वत। यानी कि विंध्या पर्वत से निकलती है बेतवा नदी और जाकर किसको मिल जाती है? गंगा नदी को मिल जाती है। कहां पर? गंगा नदी को कहां पर मिल जाती है? हमीरपुर में। ठीक, यहां तक लिख लिया। मैं थोड़ा रिमूव इरेज करने का बोल दिया। ठीक है भाई। अब भाई ये तो थी किसकी सहायक नदी? इसकी। अब एक नदी और है, ठीक है, जो सुनी होगी आपने, केन नदी। ठीक है ना, कौन सी नदी? केन नदी। तो केन नदी कहाँ पे मिलेगी? देखिए, केन नदी भी यहाँ पर ही मिलती है। ठीक है, केन नदी ये मिल गई किसको? इसको। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? केन नदी। केन नदी। ठीक, यानी कि केन नदी जहां पर आके मिलेगी उस पॉइंट का नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले इटावा में आकर मिली कौन सी नदी? क्षिप्रा या फिर चंबल नदी। क्षिप्रा नदी और चंबल नदी। अब केन नदी मिलेगी जहां पर, इस नदी, इस वाले स्थान का नाम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इटावा में मिली चंबल नदी, बेतवा नदी विंध्या पर्वत से निकली बेतवा नदी, और कहां पे मिली? हमीरपुर में। अब एक यहाँ पर एक पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर भी। तो वो कौन सी पहाड़ी है? देखिए, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर, कैमूर नाम जानते हो? कैमूर सुना होगा आपने। मैं भी यहाँ पे पहाड़ी बना देता हूँ ना, ताकि अच्छा लगे, आपको भी दिखे कि हाँ पहाड़ी है। तो ये है कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। इस कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? केन नदी। और ये जिस स्थान पर जाके मिलती है यमुना नदी को, उस स्थान का नाम क्या है? बांदा। ठीक है, बंदा नहीं, बांदा। उस स्थान का नाम क्या है? बांदा। चलो मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखिए, उस स्थान का नाम क्या है? बांदा। अब पता चला आपको, अगर ये पूछे चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। एक नदी और है टोंस नदी, वो भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, एक नदी और है टोंस नदी, वो भी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद गंगा चलती है आगे। ठीक है, इसके बाद गंगा चलती है आगे। और गंगा जब आगे चलती है तो एक स्थान पड़ता है यहाँ पर, जिस स्थान का नाम क्या है? एक स्थान पड़ता है जिस स्थान का नाम क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, प्रयागराज तक पहुंच गई गंगा। प्रयागराज के बाद पहुंच गई गंगा, और प्रयागराज में कहा कौन सी नदी मिल गई? तो ये नदी दो, एक है यमुना नदी है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यमुना नदी चलती हुई आ रही है ये यमुना नदी। भाई साथ के साथ बनाते रहना, साथ के साथ बनाते रहना, बाद में पता चल रहा है कि सब ऊपर नीचे का बराबर हो गया। देखो, यहाँ पर एक स्थान है गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर। इस स्थान का नाम क्या है? गाजीपुर। अब इस गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है। कहां से मिलती है वो आकर? जिसका नाम क्या है? नेपाल से निकलती है वो नदी, और यहां से आती है। ठीक है, और इसमें मिल जाती है। कहां से आती है? नेपाल से आती है। और नेपाल में एक जगह है, कौन सी? पीलीभीत। कौन सी जगह है? पीलीभीत। ठीक, नेपाल में नहीं, आई थिंक वो यहीं से निकलती है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। ठीक, पीलीभीत एक जगह है, इसके यहाँ पर है फुलहार
फुल्हार झील या फुल्लर झील, ठीक है ना, फुल्लर कुल्लर जो भी है, ठीक है, वो यही है, ठीक है, फुल्हार झील या फिर कुल्लर झील। अब देखिए एकमात्र यहाँ पर क्या है, ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम क्या है, धरातल। धरातल मतलब जो किसी पहाड़ी या ग्लेशियर से ना निकलती हो, धरातल नदी है, ठीक है, धरातल से निकलती है। उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है गोमती नदी। सुना होगा आपने, इस नदी का नाम क्या है, गोमती नदी, ठीक है भाई। और जहाँ पे भाई नदी ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना चंबल यमुना नदी, नदी सब पे आगे लिखा है, तो रामगंगा नदी ना लिखा हो तो ध्यान रखना ये नदी है। अब रामगंगा का स्थान समझ लो आप लोग, ठीक। ये सारे जिसके आगे नदी ना लिखा हो वो नदी है, ठीक है, सॉरी नदी लिखा हो वो नदी है। ये देखो ये भी नदी है, ठीक, भागीरथी भी नदी है, धौलीगंगा भी नदी है, तो समझ लेना वो अंडरस्टूड है। तो अब गाजीपुर तक पहुंच गई, और ध्यान रखना गाजीपुर में पहुंचने के बाद ही आप समझ जाना कि भाई गाजीपुर तक ही यूपी था, और इस यहां से यहां तक यूपी, यानी कि इतने यूपी का हिस्सा है, इससे इतना हिस्सा उत्तराखंड का है। अब यहां से जब आगे चलेंगे तो हम किस में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले गंगा मैंने बताई थी किस में जाती है, उत्तराखंड, फिर जाती है किस में, यूपी में, फिर जाती है किस में, बिहार में, फिर जाती है किस में, झारखंड में, और झारखंड के बाद किस में जाती है, ये झारखंड के बाद जाती है पश्चिम बंगाल में जाकर खत्म हो जाती है, ठीक। तो हमने ये पढ़ लिया उत्तराखंड, अब यूपी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम बिहार। अब देखिए बिहार में बहुत ही फेमस जगह है जिसका नाम क्या है, छपरा, ठीक है, नाम क्या है, छपरा। तो ये नदी जब आगे बढ़ती है, ये नदी जब आगे बढ़ती है तो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, छपरा, बिहार में है, सब जानते होंगे भाई। इस स्थान का नाम क्या है, छपरा, ठीक, छपरा बिहार में है, ठीक। अब जब ये इस स्थान पर पहुंचती है तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, घाघरा नदी, ठीक है। एक नदी यहां से आती है जिसका नाम है घाघरा नदी, ठीक। मैं यहाँ पे इस पे लिख देता हूं घाघरा नदी। अब देखिए इसी घाघरा नदी को और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सरयू नदी, ठीक है ना, आपकी घाघरा नदी, सरयू नदी, ये सारी सारी नदी यही है। दो चार नाम है जो मैं नोट्स में डाल दूंगा, इसी के नाम है, वो आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक मैप बना लो अच्छे से, क्योंकि मैप से ही समझ में आएगा, उसके बाद कहीं फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक। अब घाघरा नदी यहाँ तक मिल गई, इसके पहले एक स्थान है, कौन सा स्थान है, जिसका नाम क्या है, बाराबांकी। यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है बाराबांकी, एक स्थान है जिसका नाम क्या है, सही है, बाराबांकी। अब मैंने आप पूछोगे सर ये बाराबांकी क्यों लिखवाया आपने, भाई कुछ तो रीजन होगा। तो बाराबांकी इसलिए लिखवाया क्योंकि एक नदी है कर्णाली नदी, ठीक है ना, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है कर्णाली नदी। अब भाई कर्णाली नदी है, जो ये मेन नदी है वो कर्णाली नदी है, और यहाँ से एक नदी आकर मिलती है, इसमें यहाँ पे बांदा में एक नदी आकर मिलती है। यहाँ से नेपाल से कौन सी नदी आती है, शारदा नदी, शारदा नदी नेपाल से आकर नेपाल से आती है शारदा नदी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं काली नदी भी बोलते हैं, भाई पता हो तो। यहाँ ये नेपाल से आती है, ठीक है, इसी नदी को क्या बोला जाता है, काली नदी, ठीक। यानी कि शारदा नदी और काली नदी एक ही बात है, नेपाल से आती है शारदा नदी और कर्णाली नदी आती है वहां से, और दोनों मिल जाती है कहाँ पे, बाराबांकी में। कहाँ पे मिल जाती है भाई, बाराबांकी में, ठीक। ये किससे आती है, एक ग्लेशियर है मापाचू ग्लेशियर, ठीक है ना, मापाचू ग्लेशियर, ठीक है, इससे निकलती है, और कर्णाली नदी बाराबांकी में आ जाती है, शारदा नदी से मिलती है, और शारदा नदी और कर्णाली नदी आपस में मिल जाती है, उसके बाद ये घाघरा नदी कहलाती है, और घाघरा नदी कहाँ पे आ जाती है, छपरा में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सब लिख लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। अब नदी कहाँ पहुंचती है, पटना में, ठीक। अब ये जो नदी है ये कहाँ पहुंचती है भाई, ये स्थान में पहुंचती है, और इस स्थान का नाम क्या है, पटना, ठीक है। इस स्थान का नाम क्या है, पटना। पटना कहाँ पर है, कोई पूछे पटना कहाँ पर है तो बिहार में है, भाई मैं हट जा रहा हूँ, देख लो एक बार, ठीक है। आप ये बनाते रहना साथ के साथ, पटना में मिल जाती है, मतलब पटना में आ जाती है चलते चलते। अब पटना में आने से पहले, ठीक, पटना में आने से पहले यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, इस हिस्से में यहाँ पे एक नदी और आती है, ठीक है, एक नदी और आती है, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, पर्वत श्रृंखला पड़ती है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। क्या नाम है, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला, अमरकंटक पर्वत, ठीक है, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला। भाई वीडियो चलते रहिए ना, ये है अमरकंटक पर्वत श्रृंखला। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से देखिए दो नदी निकलती है, एक नदी तो जाती है यहाँ की साइड,
ठीक, एक नदी तो फ्लो होती है यहाँ की साइड, एक नदी बहती है नीचे की साइड, ठीक है ना। यानी कि आप जानते हो, आपको समझ में आ रहा है, एक अमरकंटक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, जिससे एक नदी निकलती है यहाँ की साइड, एक नदी निकलती है यहाँ की साइड। तो इन दोनों नदियों में देखो, इसी दोनों नदियों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ऐसी कौन सी जगह जहां से दो नदियां निकलती है और दोनों अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलती है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पे ये नदी है जो कि इस डायरेक्शन में जाती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। यानी कि अमरकंटक से निकलकर इस डायरेक्शन में जो जाती है नर्मदा नदी है, और इस डायरेक्शन में जाने वाली कौन सी नदी है? कोसी नदी, ठीक है ना, कोसी नदी। ठीक है भाई नहीं, कोसी नदी तो ऊपर से आनी चाहिए ना, ये है आपकी सोन नदी है, ठीक है, कोसी नदी तो ऊपर से आनी चाहिए, इसका नाम क्या है? सोन नदी, ठीक है भाई। कोसी नदी ऊपर से आती है, ऊपर से आती है तभी उसको बिहार का शौक कहते हैं, क्योंकि वो बिहार में सब चीज बहा कर ले जाती है, ठीक है, अपने नदी से, अपने वेग से वो मतलब बिहार में क्या करती थी? तबाही मचाती है, इसलिए उसको कहते हैं बिहार का शौक, ठीक। यानी कि पटना में कौन कौन सी नदी है? सोन नदी पटना में आकर मिलती है, किससे? गंगा नदी से। तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी हुई या नहीं हुई? मुझे एक बात बताओ भाई। बिल्कुल हुई। अब आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं, और आगे एक स्थान आता है, यहां पर एक नदी आती है जो नेपाल से निकल के आती है, नेपाल से नदी आती है जिसका नाम क्या है? गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। ये आती है नेपाल से, ये आती है नेपाल से निकलकर, गंडक नदी नेपाल से निकलकर आती है और यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, किसमें? गंगा में मिल जाती है। अब भाई गंगा में मिल जाती है तो कुछ ना कुछ नाम भी होगा फिर इस स्थान का। तो इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है सोनपुर। इस स्थान का नाम क्या है? सोनपुर। तो गंगा नदी आई, ठीक, और बिहार के सोनपुर में मिल गई, ठीक, बिहार के सोनपुर पे मिल गई नेपाल से आकर। दिख रहा है भाई? ठीक है। अब देखिए, एक अब गंगा नदी और आगे बढ़ी, गंगा नदी और आगे बढ़ी, और एक स्थान आया जिसका नाम है कुर्सेला। क्या नाम है इस स्थान का? कुर्सेला। भाई ये भी बिहार में ही है, कुर्सेला, ये भी बिहार में है। यहाँ में नहीं, मैं भी लिख देता हूँ, ये भी बिहार में है, सोनपुर भी बिहार में है, पटना भी बिहार में है, और छपरा भी बिहार में है, ठीक। तो कुर्सेला एक मतलब कुर्सेला एक जगह है बिहार में, उसी में यहाँ से गोसाई धाम एक ग्लेशियर है, ठीक है, नेपाल में। एक यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है, जिसका नाम अभी बताता हूँ। सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पर क्या है? एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गोसाई धाम, गोसाई धाम, ठीक है। गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती है, जिसमें से 4 धाराएं तो कहाँ चल जाती है? नेपाल में, ठीक है, और 3 धाराएं कहाँ चल जाती है? भारत में। 3 धाराएं कहाँ की साइड आ जाती है? भारत में। यानी कि इसको पता है क्या बोला जाता है? सप्तकोशी, यानी कि सप्तकोशी नदी, सप्तकोशी धारा, यानी कि 7 धाराएं निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है? सप्तकोशी, ठीक, सप्तकोशी। अब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका भी मैंने बताया, देखिए नेपाल से निकलेगी, ऊंचाई से आ रही है, नेपाल से आ रही है, ठीक है, बिहार में आ रही है, तो इसी बात है, एक वेग के साथ आएगी, और इस वेग के साथ आने की वजह से यहाँ पर बाढ़ और ये सब का खतरा ज्यादा रहता है। और ये नदी कौन सी है? सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। अब सोन नदी कहाँ से आती है? यहाँ से गोसाई धाम से आती है, और सीधे बिहार में कब मिल जाती है? कुर्सेला में, कुर्सेला में मिल जाती है। और इसके बाद गंगा नदी आगे चलती है, और आगे चलने के बाद यहाँ पहुंचती है, और यहाँ पर एक जगह है, ठीक है ना, जहां पर इसका यूपी यानी कि बिहार का क्षेत्र यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और इसका नाम है गोदारी घाट। इस जगह का नाम क्या है? गोदारी घाट, ठीक है भाई, इस जगह का नाम है गोदारी घाट। और यहीं तक क्या है? आपके बिहार की नदी है, ये यहाँ बिहार में रहती है यहाँ तक। अब देखिए, गोदारी घाट में आने से पहले, ठीक है ना, गोदावरी घाट में आने से पहले दार्जिलिंग क्षेत्र से एक नदी निकलती है, और किसमें मिल जाती है? किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। और जो दार्जिलिंग क्षेत्र, यहाँ पे लिख लेना, दार्जिलिंग क्षेत्र से एक नदी निकलती है, और किसमें मिल जाती है? वो गंगा में। भाई दिख तो रहा ना, मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ सब दिख रहा, ठीक। तो गोदावरी घाट पर आके गंगा में कौन सी नदी मिल जाती है? बताएगा कोई? इस नदी का नाम है महानंदा रिवर, ठीक है। कौन सी नदी है ये? महानंदा, ठीक है, महानंदा नदी दार्जिलिंग क्षेत्र से आती है, और कहाँ पे मिल जाती है? गंगा को गोदावरी घाट पे। और इस स्थान का नाम क्या है? गोदावरी घाट। यानी कि आप मैंने देखना, यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड है, यहाँ से यहाँ तक यूपी है, यहाँ से यहाँ तक बिहार है। अब क्या आएगा? पश्चिम बंगाल का एरिया, ठीक है, क्योंकि झारखंड में तो ये कहाँ से बॉर्डर से बहती है, तो अब पश्चिम बंगाल का एरिया आएगा। और पश्चिम बंगाल का एरिया में होता क्या है? देखिए,
ये पश्चिम बंगाल का एरिया, और यहाँ पे आके एक गंगा नदी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक धारा तो गंगा नदी की हुगली नदी के रूप में कहाँ पे चले जाती है, हुगली नदी बनकर कहाँ चली जाती है, कोलकाता में। पता है ना आपको, कोलकाता में चले जाती है, कैलकाटा या फिर कोलकाता, ठीक है ना, वो उस फिल्म में भी बोलते हैं, देखो कोलकाता में चल जाती है। और एक नदी यहाँ से बहकर, ठीक है ना, यही गंगा नदी, मतलब गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, जो कि कहाँ से बहती है, यहाँ से आती है। और एक धारा इसकी कहाँ चल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये चल जाती है आपकी बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, सही है, बांग्लादेश में चल जाती है। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा, ठीक, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। और गंगा, ठीक है ना, जब इसमें जाती है तब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पे इन दोनों की जो संयुक्त धारा है, इसकी धारा ये पद्मा है, और यहाँ से एक धारा आती है जिसका नाम क्या है, यहाँ से एक धारा आती है गंगा, एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान रखना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं जमुना, ठीक है। तो बांग्लादेश में जमुना और पद्मा का मिलन क्या बना देता है, यहाँ पर ये डेल्टा बना देता है जिसका नाम क्या है, सुंदरवन का डेल्टा। दोबारा लिख देता हूं, देखिए, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, ठीक। तो यहाँ पर डेल्टा का क्षेत्र बन जाता है। तो देखिए अब आपको समझ में आया, गंगा नदी की सहायक नदी कौन, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, यमुना नदी। अगर अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये क्या ये सबसे लंबी है, क्या ये लंबी है, इनमें से सबसे लंबी आपको कौन सी दिख रही है, यही नदी दिख रही है। तो यही क्या है, गंगा नदी की सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी ये है। और सबसे बड़ी पूछूं तो मैं कौन सी है, घाघरा नदी, ठीक है, या फिर घग्गर नदी। ये घाघरा नदी है, वही सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आपको ये पता चला, ये है मैप से गंगा नदी। अब देखो एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, सबसे पहले इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर इसको बना लीजिए ताकि आपको पता चले। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है गंगा नदी तंत्र। ये क्या है, गंगा नदी तंत्र, सही है भाई, गंगा नदी तंत्र के बारे में है ये। अब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर था, भागीरथी नदी निकली और कहाँ पे मिली, कहाँ पे चली गई, देवप्रयाग में। और यहाँ से सतोपंत ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में ही है, अलकनंदा नदी निकली और यहाँ से कहाँ पहुंच गई, देवप्रयाग में। तो इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाई, गंगा। अब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से 14 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है ना, एक मतलब बड़ी अच्छी उत्तराखंड में चीजें हैं, देखने लायक जगह है, ठीक है। चौखंबी सुना होगा आपने, चौखंबी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी देखो इसके पास से ही चौखंबी है, तो जो कि घूमने के लिए बहुत अच्छा पहाड़ी क्षेत्र है, देखिए उत्तराखंड में ही है। अब यहाँ से आई देवप्रयाग में, गंगा मिल गई, दोनों नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में। क्या कहलाती है देवप्रयाग में, गंगा कहलाती है। भाई गंगा में मिलने से पहले अलकनंदा में कितनी नदियां मिलती है जी, 4 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी, धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी जो कि नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडार नदी जो कि कर्ण प्रयाग में मिलती है, और यहाँ की साइड से एक आती है मंदाकिनी नदी जो कि रुद्र प्रयाग में मिलती है, सही है। अब गंगा नदी आगे चलती है, हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी मैदान पर फ्लो करने लगती है, यानी कि धरातल पर फ्लो करने लगती है और मैदान में भाग पे फ्लो करने लगती है। इस वजह से हम हरिद्वार पढ़ते हैं। और हरिद्वार में ही हर की पौड़ी वगैरह जानते हो ना, हरिद्वार में लोग जाते हैं गंगा नदी पे नहाने, क्यों, क्योंकि हरिद्वार में ही धरातल पे आती है। इससे पहले तो गंगा नदी कहाँ थी, ऊपर क्षेत्रों में थी, ऊपर जाके थोड़ी ना नहाओगे। तो इसी वजह से हरिद्वार को पावन स्थल माना गया है, क्योंकि सबसे पहले गंगा की धारा कहाँ पे लगती है, धरातल की स्थिति पे हरिद्वार पे लगती है। बस इसी वजह से हर की पौड़ी बनी हुई, वहां पे लोग अपने आप को स्नान करवाने जाते हैं, ठीक है। मान्यता है भाई सबकी अपनी अपनी कि गंगा नदी नहाने से पाप धुल जाते हैं, ठीक है। क्यों धुल जाते हैं पाप, क्योंकि राजा सागर के जो 60,000 पुत्र थे उनको भी शांति तभी मिली थी जब गंगा नदी ने उनको छुआ था, ठीक है। गंगा नदी से वो धुले गए थे। तो ध्यान रखना, यहाँ से पौड़ बड़ी आगे गढ़मुक्तेश्वर में पहुंची। अब गढ़मुक्तेश्वर तक क्या था, उत्तराखंड। अब गढ़मुक्तेश्वर से क्या शुरू होगा, यूपी। और सबसे पहले स्थान कौन सा है, यूपी में आके पहुंचते गढ़मुक्तेश्वर पे, फिर आगे बढ़ते कन्नौज में पहुंचती है। कन्नौज में आने से के बाद इसमें एक रामगंगा नदी है जो कि कहाँ से पहुंच जाती है, बिजनौर में होते हुए, कालागढ़ से होते हुए कन्नौज तक आ जाती है। और यानी कि अब मैं आपसे पूछी बताइए, गंगा की क्या रामगंगा सहायक नदी है, बिल्कुल है। क्या यमुना सहायक नदी है, बिल्कुल है। क्या गोमती नदी सहायक नदी है, बिल्कुल है। क्या घाघरा नदी सहायक नदी है, ये। और कौन सी, गंडक नदी है, महानंदा नदी है, सोन नदी है। और आपसे यहाँ पर कौन सी नदी, ये वाली सोन नदी, ठीक है। वहां पे कौन सी है, ये सोन नदी नहीं है, ये कोसी नदी है भाई, ठीक है। ये कौन सी नदी है, कोसी नदी, कोसी नदी है, ठीक।
तो कोसी नदी है ये, तो कोसी नदी आई और कुर्सेला पे आके मिल गई। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, बिहार का शोक। इसी नदी को क्या दिया जाता है, बिहार का शोक। ठीक है, इस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो अब प्रयागराज में मिल गई नदी गंगा, लेकिन उससे मिलने से पहले क्या हुआ, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकली और इटावा में चंबल नदी आकर इटावा में मिल गई, इससे बेतवा नदी इससे हमीरपुर में मिल गई और केन नदी इससे बांदा में मिल गई। यानी कि यमुना नदी की सहायक नदी पूछो तो केन, बेतवा, चंबल और टोंस एक नदी और है, छोटी सी है तो इस वजह से मैंने बताई नहीं। तो केन, बेतवा, टोंस और चंबल नदी, ये चारों नदी कौन सी है, गंगा नदी की, सॉरी यमुना नदी की सहायक नदी है। लेकिन अगर मैं गंगा के लिए पूछूं तो इनके रेफरेंस में, तो ये गंगा नदी की उप सहायक नदियां हैं, बताई थी ना उप सहायक नदियां, ये उप सहायक नदियां। अब प्रयागराज में आ गए। अब गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है जो कि पीलीभीत से निकलती है, फुलहार झील से। कौन सी नदी, गोमती नदी। अब देखिए उद्गम स्थल भी मैंने सबका लिख रखा है, तो उद्गम स्थल हो चाहे कुछ हो, आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो। फिर यहां से खत्म हो जाता है यूपी और उसके बाद चला जाता है बिहार, शुरू हो जाता है बिहार। अब बिहार में क्या होता है, छपरा स्थान पर आके गंगा नदी मिलती है, किससे, छपरा स्थान पर गंगा नदी जाती है और कहां से आ जाती है, दो नदियां यहां से निकलती हैं और वो घाघरा नदी मिल जाती है, दोनों मिलकर। और घाघरा नदी कहां पर मिल जाती है, छपरा में। फिर पटना में दो नदियां, एक नदी आकर मिल जाती है सोन नदी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमरकंटक से जो दो नदियां निकलती है उनकी डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है यानी कि समांतर है, एक दूसरे के विपरीत है, कुछ भी, या फिर कुछ भी, तीसरा ऑप्शन दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना आपका उत्तर क्या होना चाहिए, एकमात्र ऐसे दो नदियां आई है जो आपस में एक ही स्थान से निकलती है और आपस में अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो सोन नदी और नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जाके गिर जाती है किसमें, नर्मदा नदी गिर जाती है यहाँ पे अरब सागर की साइड चल जाती है और ये चल जाती है गंगा नदी में। अब एक स्थान बिहार में अगला सोनपुर, गंगा नदी पहुंचती है सोनपुर में और इसमें एक नेपाल से एक नदी आ जाती है जिसका नाम क्या है, गंडक नदी। ठीक, गंडक नदी आकर मिल जाती है नेपाल से। अब ध्यान रखना मैं इतनी सी बनाई है मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तो सर आपने वो बताया था उत्तराखंड बिहार, तो नेपाल कैसे आ रहा, तो भाई ध्यान रखना इसके ऊपर नेपाल ही है, तो ये नेपाल से ही कहीं चलकर आई है। मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए दिखाया कि नेपाल से आ रही है ये। सोनपुर में अगला स्थान है कुर्सेला और कुर्सेला में कौन सी नदी आकर मिलती है, इसमें कोसी नदी। कोसी नदी कहां से निकलती है, सप्त कोसी है इसका असली नाम और गोसाई धाम से निकलते हैं नेपाल के। ठीक, और इसके बाद आ जाती है गोदावरी घाट पे, जहां से दार्जिलिंग क्षेत्र से होती हुई अरुणाचल प्रदेश के राज्यों से होती हुई महानंदा नदी के साथ मिल जाती है गोदावरी घाट में। उसके बाद गंगा नदी दो भागों में वितरित हो जाती है, एक इसकी धारा हुगली नदी जो चल जाती है कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में, और एक इसकी धारा बांग्लादेश में चल जाती है जिसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा नदी। और पद्मा नदी और यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी आएगी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, वो दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बना जाती है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो होप आप सबको समझ में आएगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और आपकी जो नदियां सिंधु नदी तंत्र, और उसके बाद में आपका प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ के ये नदियों का चैप्टर खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप एक बात ध्यान रखना कि ये नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा थी, इस वजह से मैंने इसे डिटेल में बताया, बट जो गंगा के बाद जो सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत की सबसे लंबी नदी है तो इसके बारे में जानना जरूरी था। तो अब इस वजह से अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ब्रह्मपुत्र और कौन सी सिंधु नदी तंत्र के बारे में, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।